हेलो गाइस, मैं नविता आपका अपने चैनल नवी क्लासेस पर स्वागत करती हूं। मैं आपके लिए मोस्ट अवेटेड बीएसएचएफ 101 एग्जाम का सॉल्यूशन लेकर आई हूं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज द टर्म सोशल फॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विद। इसमें आपको बताना था कि किस सोशियोलॉजिस्ट के साथ ये टर्म एसोसिएटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर था कार्ल मार्क्स। सेकेंड क्वेश्चन था कि टू एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोसेसिंग डाटा और इंफॉर्मेशन फॉर ट्रू नॉलेज आर, कि दो कौन सी जरूरी चीजें होती हैं डाटा और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। तो वो हमने देखी थी अपनी एक वीडियो में भी कि दो प्रिंसिपल्स होते हैं, दीज आर ऑब्जेक्टिविटी एंड यूनिफॉर्मिटी। तो इसका जो फर्स्ट है ऑप्शन ओनली ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर। Question number 3 is in the course of doing things, if you are in dilemma, take steps. If you do by doing so, you are contributing to the efforts aiming at wiping out the last drop of the tear of the last man. कि गांधी जी ने हमें ऐसे बोला था कि अगर ऐसा करके हम किसी के आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं, मतलब कि किसी का भला कर रहे हैं, तो वो हमें कदम उठाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने ऐसा कहा था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इन द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन काइंड विच ऑफ द फॉलोइंग सॉ द एमरजेंस ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सी इरा थी, कौन सी एज थी जिसमें अर्बन पॉपुलेशन एमर्ज हुई, तो वो थी ब्रॉन्ज एज। फिफ्थ क्वेश्चन इज ब्रोंज एज टूल्स वर मेड ऑफ। आपको बताना है कि ब्रोंज एज में जो टूल्स बनते थे वो किससे बनते थे। देखिए ब्रोंज जो होता है वो कॉपर और टीन का अलॉय होता है, तो कॉपर और टीन का मिक्सचर ये होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 6 इज द मोहनजोदारो एंड हड़प्पा साइट्स आर टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ। तो ये किसके एग्जांपल हैं? ये ब्रोंज एज की हैं। दे आर ब्रोंज एज की ये टाइप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज आयरन एज केम इनटू यूज इन इंडिया अराउंड 1000 बीसी के आसपास जो है आयरन एज इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 8 इज द एबिलिटी टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड यूज पॉटरी आर एसोसिएटेड विद। तो ये थे फसल उगाना, पशु पालन करना और मिट्टी से कुछ चीजें बनाना, ये सब इंट्रोड्यूस हुई थी न्यू स्टोन एज में। क्वेश्चन नंबर 9 था कि आपको एक फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो गौतम बुद्धा के बारे में और जो कॉन्फ्यूशियस थे और जरासुर इन ईरान, उनके बारे में, तो आपको ये फॉल्स स्टेटमेंट की जो सही कथन नहीं है वो सिलेक्ट करना था। तो बाकी तो जो सब थे वो इनको सही, ये वैलिड स्टेटमेंट्स थी। तो जो इनको नहीं सूट करती वो थी दे प्रीच्ड इन पाली लैंग्वेज, दिस वाज नॉट द राइट ऑप्शन। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट उनको डिपिक्ट नहीं करती है, डिस्क्राइब नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 10 था कि डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड वैल्यूज, कि इनके बारे में जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है वो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इसमें से दर्शाती है। तो इसका ये है फर्स्ट है जो है वो राइट आंसर है। दे आर नॉट अपोज्ड टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोज नहीं होती बल्कि इनका एक ऑर्गेनिक रिलेशनशिप होता है आपस में। क्वेश्चन नंबर 11 था द कंट्रीब्यूशन ऑफ लूथर एंड कैल्विन ली इन देयर, कि लूथर और कैल्विन जो हैं वो उनका जो कंट्रीब्यूशन है उन्होंने किस फील्ड में सहयोग दिया है। दे लेड एम्फेसिस ऑन द रोल ऑफ इंडिविजुअल ओवर दैट ऑफ चर्च फॉर रिलीजियस सैल्वेशन। इसका ये सही आंसर था कि इन्होंने इंडिविजुअल के रोल पर, किसी पर्टिकुलर पर्सन के उस पर, व्यक्तित्व पर इन्होंने जोर दिया है कि दैट ऑफ द चर्च फॉर रिलीजियस सैल्वेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द फीचर ऑफ। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा फीचर नहीं है रिनाइसेंस का, पुनर्जागरण का फीचर, उसकी विशेषता कौन सा नहीं है। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो राइट है कि इट लेड टू द रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज ग्रीक एंड लैटिन। ये मतलब जो है इसका फीचर नहीं, बाकी सब इसके फीचर्स थे। क्वेश्चन नंबर 13 है डेकमेरिन, आपको बताना है कि रिलायंस जो रिनाइसेंस लिटरेचर है उसमें क्या इन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो देखो ये क्या थी, एक वीडियो में मैंने बताया भी था कि ये थी स्टोरीज दैट वर नरेटेड इन प्रोज एंड इन इटालियन लैंग्वेज देवर। क्वेश्चन नंबर 14 इज सिलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। रिनाइसेंस आर्ट के बारे में आपको फॉल्स स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी थी। तो बाकी तो चीजें थी वो इसके बारे में ट्रू थी, बट जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया था ज्योमेट्रिक एंड फ्लोरल डिजाइंस दे वर द हॉलमार्क ऑफ दिस आर्ट, ये गलत था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 14th का फोर्थ।
क्वेश्चन नंबर 15 था, सिलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट फिलोसॉफिकल थॉट इन द प्री रिनाइसेंस पीरियड। तो आपको इसमें बताना था कि गलत क्या है। मोस्टली जो क्वेश्चन है इनमें फॉल्स स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपको सिलेक्ट करनी थी। तो ध्यान रखिए कि जो बाकी ट्रू स्टेटमेंट्स हैं आप उनको ध्यान दीजिए, जो बच जाएगी वो क्या होगी, फॉल्स होगी। तो इसका क्या हो जाएगा कि इट रिगार्डेड सेंसरी एक्सपीरियंसेस, क्योंकि उन्होंने क्या था कि सेंसरी एक्सपीरियंसेस जो थी, सेंसरी परसेप्शन जो थी, ऐसा पर्सपेक्टिव जो था उसको इग्नोर किया था, उसको रिजेक्ट किया था। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एन एम्पिरिसिस्ट। तो इनमें से एम्पिरिसिस्ट कौन है, फ्रांसिस बेकन है। क्वेश्चन नंबर 17 इज हु इन द 16th सेंचुरी इंट्रोड्यूस जर्मन। किसने इंट्रोड्यूस किया था जर्मन को एज अ लैंग्वेज ऑफ चर्च सर्विस, वो थे मार्टिन लूथर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि फर्स्ट पर्सन टू सर्कम नेविगेट द वर्ल्ड। ये मैंने आपको अपनी वीडियो में करवाया भी था। तो टू गो राउंड द अर्थ फर्स्ट पर्सन कौन थी, मैगेलन। क्वेश्चन नंबर 19 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में आपको सही कथन सिलेक्ट करना है। तो वो है आपका ऑप्शन 3, इट इज अ सोसाइटी विद हिरारिकल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। क्योंकि देखिए जो हिरारिकल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है कि जिसमें जो ड्यूटीज होती हैं, जो वर्क्स होते हैं, वो सबके डिवाइडेड होते हैं। तो इसमें ऐसा था क्योंकि काफी डेवलपमेंट हो गई थी और सर्विस सेक्टर में जो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी दे वर डिवाइडेड। Question number 20th is who is associated with the concept of post industrialization। तो पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन कंसेप्ट किसकी है, डेनियल बेल की। क्वेश्चन नंबर 21 इज अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया बिकेम। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो कि भारत में आई थी 1600 में, उसने क्या किया था, इंडिया को एक सोर्स बना दिया था रॉ मटेरियल का फॉर मार्केट एंड फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड, कि ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता था। क्वेश्चन नंबर 22 इज द परमानेंट सेटलमेंट जो है इसका आपको बताना था कि इसकी वजह से क्या था, लैंडलॉर्डिज्म भी आया था, इसने कल्टीवेटर्स को डिस्प्लेस भी कर दिया था, और इसकी वजह से जो इंटरमीडिएटरीज थे और नॉन कल्टीवेटिंग जो क्लासेस थी उनका जन्म हुआ था। तो ऑल द अबव आर राइट ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 23 है अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास केम। तो ये कब आई थी, अपॉर्चुनिटीज जो डेवलप हुई थी इंडियन जो पूंजीवादी थे भारतीय, तो उनके लिए ऑप्शन कब उभर कर आए थे, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लैंड और इंडिया के बीच डिस्ट्रप्शन हुई। तो तब इंग्लैंड ने इंडिया की अहमियत समझी और फिर वहां पे क्या हुआ कि इंडियन जो पूंजीवादी थे उनको भी अपनी जो डेवलपमेंट के उनको अवसर मिले। क्वेश्चन नंबर 24 इज द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन सेट बाय दादा भाई नारोजी, द पुणे सार्वजनिक सभा एंड द इंडियन एसोसिएशन जो थी, तो ये अर्ली एसोसिएशन भी थी, नेशनलिस्ट भी थी, इंडियंस को रिप्रेजेंट भी करती थी, और ये लेटर हाफ में शुरू हुई थी 19th सेंचुरी के। तो ऑल द अबव विल बी द राइट। तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। 25th क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। स्वदेशी मूवमेंट जो थी 1905 की, आपको उसके बारे में गलत कथन चूज करना है, कौन सा है। तो देखिए इसमें बहिष्कार भी हुआ था फॉरेन गुड्स का, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। इसमें पीपल टाइड राखी टू ईच अदर टू सिग्निफाई यूनिटी, एकता दर्शाने के लिए एक दूसरे के हाथों पर राखी बांधी, ये भी ठीक है। वंदे मातरम भी इसी मूवमेंट के दौरान जो है वो पॉपुलर हुआ था। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है, इट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द स्वदेशी मूवमेंट। तो गणेश फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड टू रिमूव द ऑब्स्टेकल टू यूनिटी, इट इज रॉन्ग। सो इट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 25। 26th क्वेश्चन क्या है कि जो भी सत्याग्रह मूवमेंट है आपको उसको उसके टाइम के अकॉर्डिंग लगाना है कि कौन सी मूवमेंट पहले हुई कौन सी बाद में। तो 4 जो मूवमेंट दी गई हैं आपको, इसमें सबसे पहले क्या थी, चंपारण, फिर थी खेड़ा, और उसके बाद थी खिलाफत, और लास्ट में डांडी मार्च। तो इसका फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा A B D C। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, द पुणे सार्वजनिक पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर। आपको बताना है कि ये कब हुआ था, ये लाहौर सेशन में
1929 के दौरान ये रेजोल्यूशन जो है वो पास हुआ था। 28th क्वेश्चन है कि जो HSRA था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन थी, इनमें से कौन जो है वो एसोसिएटेड नहीं था। तो देखिए, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह तो थे, लेकिन खुदीराम बोस जो है वो एसोसिएटेड नहीं थे, तो खुदीराम बोस जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? विच स्टेटमेंट अबाउट सोशल स्ट्रक्चर इज करेक्ट? सोशल स्ट्रक्चर के बारे में इसमें से सही कथन चूज करना था, तो कौन सा है वो? ऑप्शन 3 है कि ये जो है ये दर्शाता है डायमेंशंस को, इंटरेक्शन की, जैसे कि पावर, इकोनॉमिक, रिसोर्सेज और प्रेस्टीज को। क्वेश्चन नंबर 30 सोशल इंस्टीट्यूशंस आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होती हैं? ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशल फंक्शंस परफॉर्म करती हैं और इनको कल्चरल नॉर्म्स और जो वैल्यूज हैं वो सपोर्ट करती हैं। तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर फॉर 30th क्वेश्चन। 31st क्वेश्चन क्या है? इमाइल दुर्खी मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्रोफेन एंड द सैक्रेड। उन्होंने प्रोफेन और सैक्रेड के बीच में डिफरेंशिएट किया था। तो इसमें आपको बताना है सैक्रेड जो है, पवित्र जो है, वो उन्होंने किस चीज को माना था? तो नेशनलिज्म, कम्युनिज्म और रिलीजन जो है ये इन वन वे और द अनदर दे आर कंसीडर्ड एज सेक्रेड। सो क्या हो जाएगा इसका? फोर्थ ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट ऑर्फेंड एंड डिलिक्वेंट चिल्ड्रन इन इंडिया। तो इसमें आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि जो ऑर्फन और डिलिक्वेंट चिल्ड्रन है वो उनके बारे में क्या गलत स्टेटमेंट है। तो देखिए, बाकी तो सही है कि JJA एक्ट जो 2000 थी वो भी, उसमें चिल्ड्रन किसको कंसीडर किया गया था? 18 साल तक के बच्चों को। और दूसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है कि वो जो है मोस्टली अटेंशन और अफेक्शन दोनों चीजों से वो सफर करते हैं, उनको कमी होती है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, उनको दुलार कम मिलता है। ऑप्शन 3 जो है वो भी ठीक है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है कि कंपलसरी एजुकेशन जो है वो उनके लिए इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? सिलेक्ट द स्टेटमेंट व्हिच इज फॉल्स अबाउट शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसमें आपको बताना है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं, अनुसूचित जो जातियां हैं, उनके बारे में गलत स्टेटमेंट कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 33rd का आपका फर्स्ट ऑप्शन। 33rd का आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में अनुसूचित जनजातियां जो हैं वो लगभग 8.6% है, लेकिन इसने बोला है कि 18%, तो ये गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34। द टर्म डिनोटिफाइड ट्राइब्स रेफर टू। तो आपको बताना है कि जो डिनोटिफाइड ट्राइब्स हैं वो क्या होती हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है ये राइट है कि द ट्राइब्स और कम्युनिटीज दैट वर ओरिजिनली नोटिफाइड एज क्रिमिनल, कि उसको पहले हम क्रिमिनल मानते थे जो रूलर थे ना 1871 के, लेकिन 1952 के बाद ऐसा मानना बंद कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? द टर्म संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन का मतलब क्या है? द प्रोसेस बाय विच, ये वो प्रोसेस होती है कि जिसमें जो लोअर कास्ट होती हैं वो उन जो अपर कास्ट के लोग होते हैं उनकी तरह उनको देखते हुए अपने कल्चर को चेंज कर लेती हैं, अपने रिवाजों को चेंज कर लेती हैं, उनके जैसा बनना चाहती हैं, तो वो होता है संस्कृताइजेशन। नेक्स्ट इज द टर्म सोशल ट्रांसफॉर्मेशन रेफर्स टू। तो इसमें आपको बताना है कि जो टर्म सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है? द डीप एंड फार रीचिंग चेंजेस इन द लाइफ ऑफ पीपल विद इन अ लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम। तो ये होता है कि वो चेंजेस जो किसी भी पर्सन के जीवन काल में आते हैं एक लिमिटेड समय के अंदर, तो उसको हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? हु वाज इंस्पायर्ड बाय चार्ल्स डार्विन की जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की थ्योरी थी, तो उनसे कौन इंस्पायर हुए थे? हर्बर्ट स्पेंसर उनसे इंस्पायर हुए थे। फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 है कि आपको ऐसी स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरीज का सही डिस्क्रिप्शन नहीं देती है। तो 4 स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपको दी गई थी और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ स्टेटमेंट, दैट दे होल्ड दैट देयर इज अ कांस्टेंट स्ट्रगल बिटवीन सोशल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस दे परफॉर्म। ये करेक्ट नहीं है, बाकी जो है इसके बारे में वो करेक्ट स्टेटमेंट थी। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि पीरियोडिक इलेक्शन एंड इंडिविजुअल ऑटोनॉमी आर चैंपियनड बाय। तो इनको कौन पीरियोडिक इलेक्शंस और इंडिविजुअल ऑटोनॉमी जो है ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ये लिबरल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके फीचर्स हैं, तो इसका फर्स्ट है जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया गया है कि आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द पंचायती राज सिस्टम।
पंचायती राज सिस्टम के बारे में आपको गलत स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है कि जो ट्रू नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, इनमें से बाकी तो ठीक हैं, बस जो फर्स्ट है कि इट एनविसेजेस पार्टीलेस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो ये इसका गलत ऑप्शन है। तो इट मतलब ये इसके बारे में फॉल्स स्टेटमेंट है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी भी है, ऑटोनोमस बॉडी भी है, और ये जो इलेक्शन होते हैं इंडियन पार्लियामेंट या स्टेट असेंबलीज के लिए, उनको की भी देखरेख करती है। तो जो फोर्थ है ऑल द अबोव विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सिविल सोसाइटी, इसमें से आपको बताना है कि सिविल सोसाइटी जो है उसका तत्व क्या नहीं है। 4 ऑप्शन थे, तो देखिए एनजीओ जो होती हैं, प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं, एंड लॉबीज एंड पीपल मूवमेंट्स, 4 इसके देखिए सिविल सोसाइटी के जो बेसिक एलिमेंट होते हैं वो 4 होते हैं। आपको आगे भी एग्जाम के लिए ध्यान रखना है कौन कौन से, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्रेशर्स, लॉबीज एंड पीपल्स मूवमेंट। तो और जो पंचायती राज सिस्टम दिया था वो इसका एलिमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, अ पब्लिक ओन्ड एंटरप्राइज दैट हैज बीन चार्टर्ड अंडर द यूनियन और स्टेट लॉ फॉर अ स्पेसिफिक बिजनेस इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं कि कोई भी पब्लिक ओन्ड एंटरप्राइज होगी, कोई भी कंपनी होगी जिसका मोटिव क्या होगा, कुछ स्पेसिफिक बिजनेस करना, लेकिन वो किसके अंडर होती है, यूनियन या स्टेट लॉ के अंडर काम करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, ऑप्शन 1। 44th क्वेश्चन क्या है, एक्रोनियम POSD CORB इज एसोसिएटेड विद, आपको बताना है कि इसमें से किस से एसोसिएटेड है। तो देखिए पी का क्या मतलब होता है, प्लानिंग, O स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्शन, CO फॉर कोऑर्डिनेशन, R फॉर रिपोर्टिंग एंड B फॉर बजटिंग। तो देखिए इन सब एक्टिविटीज के साथ ये एसोसिएटेड है टर्म। तो देखिए इसमें बजटिंग भी आ गया, आपका स्टाफिंग भी आ गया, और एक्टिविटीज को प्लान करना भी आ गया। तो ऑल द अबव विल बी द राइट आंसर विच इज फोर्थ ऑप्शन। 45th क्या दिया गया है आपको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड स्टेटमेंट अबाउट गवर्नेंस, गवर्नेंस के बारे में आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो इसकी सारी ही तीनों ही ऑप्शन ट्रू हैं कि वो ब्यूरोक्रेसी पे भी डिपेंड होती है, वाइड उसकी टास्क होती हैं, वो बाउंड्रीज को ब्लर कर देती है, पब्लिक और जो प्राइवेट सेक्टर्स के बीच है बाउंड्रीज उनको खत्म कर देती है, ऐसी वो अच्छी गवर्नमेंट होती है। तो फोर्थ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल द अबव आर करेक्ट। 46th क्या है, व्हाट इज नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट अबाउट सिटीजन चार्टर के बारे में क्या स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, तो वो है इसका ऑप्शन 4 कि इट लीड्स डाउन ड्यूटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय अ सिटीजन टुवर्ड्स गवर्नमेंट। तो ये जो है ये इसका वैलिड स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। बाकी इसके बारे में सही था कि ये ब्रिटेन में ऑरिजिनेट हुई थी, और बाकी जो भी आपको दे रखा था कि इंफॉर्मेशन ये देती है पब्लिक को सर्विसेज के प्रोसीजर्स के बारे में, तो वो सब जो थे वो इसकी ट्रू स्टेटमेंट थी। आपसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछी गई थी, तो वो है आपका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट इन, आपको बताना है कि जो आरटीआई एक्ट हुआ था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, वो कब पास हुआ था। तो ये हुआ था 15 जून 2005 को। तो 2005 इसका क्या हो जाएगा, 2005, जो कि ऑप्शन 4 है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन, गुड गवर्नेंस के लिए क्या नेसेसरी कंडीशंस होती हैं। देखिए उसकी सारी ही कि उसकी ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए, वो गवर्नेंस जो है वो रिस्पॉन्सिबल भी होनी चाहिए, इट शुड लीड द पार्टिसिपेशन एंड रूल ऑफ लॉ, एंड वो अकाउंटेबिलिटी और इक्विटी भी। तो इसका जो ऑल द अबव जो है फोर्थ जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 49 क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ जीडीपी, इन कंट्रीज को आपने जीडीपी के डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था, तो वो ABCD जो है ये आपकी सीक्वेंस बन जाएगी। तो फर्स्ट जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 50th क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो आपको बताना है कि कौन सी इसकी विशेषता नहीं है इंडियन इकोनॉमी की। तो देखिए बाकी तो ठीक थे इसके कि इसकी लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो भी कम है, 1/3 पॉपुलेशन जो है वो BPL है, और शॉर्टेज है फिजिकल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, लेकिन ये एक स्टेगनेंट इकोनॉमी नहीं है, तो ये इसका फीचर नहीं है। फोर्थ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये स्टेगनेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, तो सेकंड स्टेज जो है वो क्या करेक्टराइज करती है, इसमें हाई बर्थ रेट और लो
डेथ रेट आता है। क्वेश्चन नंबर 52 इज, आपको बताना है कि इन स्टेट में से लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो किस स्टेट की है। तो देखिए इनमें से जो पंजाब है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एमपी, बिहार और यूपी की तो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा है। 53 क्वेश्चन क्या है, द सेकेंडरी एक्टिविटीज इंक्लूड, सेकेंडरी में क्या आता है, वो सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंडर तो वो आएगा इसमें आपका, सॉरी ये गलत ऑप्शन आपका हो गया था, सेकेंडरी एक्टिविटीज में आपका आता है फोर्थ जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। इसका राइट आंसर जो होगा वो 3 नहीं होगा, एक बार ये प्लीज ध्यान दीजिएगा कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा फोर्थ, फोर्थ ऑप्शन, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन जो है इसके अंडर आते हैं। जो सेकंड और थर्ड जो है कि ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग एटसेट्रा, तो ये नहीं हो ये, और जो थर्ड ऑप्शन है सेकंड और थर्ड जो है ये टर्शियरी एक्टिविटीज हैं, फर्स्ट जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी है। तो इसकी जो सेकेंडरी एक्टिविटी है वो है माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। फोर्थ इसका राइट आंसर है, प्लीज इसको नोट कीजिएगा क्योंकि ये गलत मार्क हो गया है। बढ़ते हैं 54th क्वेश्चन की तरफ। तो इफ डैश इज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, देखिए इसका फर्स्ट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा कि इनकम टैक्स अगर मेजर सोर्स होगा रेवेन्यू का तो सोर्स फॉर स्टेट्स क्या हो जाएगा, सेल्स टैक्स। 55th क्वेश्चन क्या है, द मैनर इन विच टैक्स आर इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन, ये किस में स्पेसिफाई किया गया है, ये 7th शेड्यूल में स्पेसिफाई किया गया है कि किस तरह से जो सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट है वो टैक्स किस हिसाब से लगाएंगी। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, व्हाट इज द न्यू सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट सिंस 1990s, तो 1990s से लेके अब तक सर्विस टैक्स जो है वो न्यू सोर्स रहा है। 57th है, फंड एलोकेशन अक्रॉस स्टेट्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन, इसमें आपको बताना है कि जो फंड्स एलोकेशन है वो कौन सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, वो किस चीज पे डिपेंड करती है, फंड जो देती है रिसोर्सेज के लिए, सर्विसेज के लिए, तो वो ऑल द अबव जो हो जाएगा उस क्योंकि किसी स्टेट को ज्यादा फंड मिलता है किसी को कम मिलता है, तो उसका कारण यही है कि बार्गेनिंग पावर जिसकी ज्यादा होगी, जिसमें प्रेशर ग्रुप्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और पॉलिटिकल कंसिडरेशंस को ध्यान में रखते हुए ही फंड्स एलोकेट होते हैं। 58th क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन के बारे में आपको फॉल्स स्टेटमेंट चुननी थी, तो बाकी जो है वो तो सभी ठीक थी, केवल जो फोर्थ स्टेटमेंट थी कि डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट जो होती है इज नो लॉन्गर अ चेंज फॉर इकोनॉमिक प्लानर्स, ये अभी भी जो है वो एक चैलेंज है, एक चुनौती है इकोनॉमिक प्लानर्स के सामने, क्योंकि मोस्टली अभी भी जो लोग हैं वो रूरल एरियाज में वो ऐसे डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा है। डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट आपको पता भी है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ क्या होती है, कि जहां पर कम बंदों की जरूरत होती है लेकिन ज्यादा बंदे जो हैं वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में ऐसे एक्टिविटीज में एंगेज्ड होते हैं कि अगर उनको हटा भी दिया जाए तो भी उस पे उसकी प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया इज, इसमें आपको बताना है कि इकोनॉमिक जो प्लानिंग है वो किससे इंस्पायर हुई थी, सोशलिस्ट कंट्रीज जो थी उनके एक्सपीरियंस से। क्वेश्चन नंबर 60th इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन उसका एम है। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गॉट प्रोमिनेंस बाय अ sizable परसेंटेज ऑफ रिसोर्स एलोकेशन आफ्टर द 7th 5 ईयर प्लान, तो 7th 5 ईयर प्लान के बाद किस चीज को ज्यादा बढ़ोतरी मिली थी, वो है एनर्जी को ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, पावर को। क्वेश्चन नंबर 62 इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया वॉज, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, ये सभी थे, सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करना, हाई रेट अचीव करना इकोनॉमिक ग्रोथ का, और इनइक्वालिटी रिमूव करना, तो ऑल द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, प्लानिंग एज अ डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद, तो देखिए इंडिया में जो प्लानिंग है उसका क्रेडिट किसको जाता है, जवाहरलाल नेहरू को जाता है, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान था इसमें। क्वेश्चन नंबर 64 इज पीसी महालनोबिस इज एसोसिएटेड विद, तो ये किसके साथ थे, प्रफुल्ल चंद्र, ये थे सेकंड 5 ईयर प्लान के साथ एसोसिएटेड, और इनको सेकंड 5 ईयर प्लान का आर्किटेक्चर भी कहा जाता है।
65th क्वेश्चन क्या है, द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी, ये टर्म किससे रेफर करती है कमांडिंग हाइट, हैवी इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस प्रोडक्शन की। तो फर्स्ट जो है इसका ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है कि ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ द लेट 1960s, तो ग्रीन रिवोल्यूशन जो है इसने इसके फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो है वो तीनों ही राइट ऑप्शंस हैं, तो ऑल द अबव जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा, क्योंकि हरित क्रांति जो है उससे एम्प्लॉयमेंट भी अच्छी हुई थी, पूंजीवादियों को फायदा भी हुआ था, सीड्स भी जो थे अच्छे उनको मिले थे, फार्मर्स को उन्होंने बेनिफिट भी दिया था, और इसने इनइक्वालिटी, इट डिड नॉट रिड्यूस द इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये भी ठीक है, तो ऑल द अबव हो जाएगा। 67th क्वेश्चन क्या है, इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन 1991, जो वो थी वो इनकी सारी ही कैरेक्टरिस्टिक्स थी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो ऑल द अबव विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, निजिम इजेकिल, ए के रामानुजम, जयंत महापात्र और कमला दास जो हैं ये सारे क्या हैं, पोइट्स हैं, फोर्थ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 69th क्या है, अ पोएम मॉर्निंग समवन, कि जिसमें कुछ दुख दुख होता है, जो मोर्नफुल होती है, सैड पोएम्स को क्या बोलते हैं, एलेजी, जिसमें शोक दर्शाते हैं। 70th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कॉमन टू मार्गरेट आटवुड, पैट्रिक वाइट, वीएस नाइपोल और जो माइकल ऑनतेजे हैं, ये सब क्या है, नॉवेलिस्ट हैं, दे ऑल आर नॉवेलिस्ट, उपन्यासकार ये हैं। 71st क्वेश्चन क्या है, टास्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म का क्या काम है, टू एक्सप्लेन एंड इवेलुएट, एक्सप्लेन करना और उनका मूल्यांकन करना लिटरेरी वर्क्स का इनका काम है। 72nd क्या है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अजंता केव्स के बारे में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी थी, तो बाकी जो सब हैं वो तो करेक्ट हैं, लेकिन फोर्थ जो है कि इट डिपिक्ट सीन्स फ्रॉम रामायण, इट इज नॉट करेक्ट, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो 73rd क्या है, डैश इज नॉट नोन फॉर केव पेंटिंग्स, तो चार ऑप्शन जो थे देखिए, अजंता, एलोरा और बाघ जो है ये सब तो केव पेंटिंग्स के लिए मशहूर हैं, लेकिन कांचीपुरम जो है वो सिल्क के लिए मशहूर है तमिलनाडु में, और ये अपने टेम्पल्स के लिए मशहूर है, टेम्पल्स में पेंटिंग जो है वो इसकी मशहूर है, बट इट इज नॉट फेमस फॉर केव पेंटिंग्स। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है, मिनिएचर पेंटिंग्स जो है वो आपको बताना है वो किस पीरियड के दौरान जो है वो इनका जन्म हुआ, तो वो था मेडिवल पीरियड जो कि ऑप्शन 4 है। 75th क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आइडेंटिफाई द पर्सन एसोसिएटेड विद मॉडर्न स्कूल ऑफ पेंटिंग, जो है देखिए मैंने इस क्वेश्चन को देखा था, तो इसमें बुक में जो है वो इसके सारे रविंद्रनाथ टैगोर, जेमिनी रॉय जी भी और सब इसके साथ एसोसिएटेड थे, लेकिन अभनिंदर नाथ जी जो हैं इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट ये खोला था, तो इसके बाद ही इसी की वजह से जो है मॉडर्न इंडियन पेंटिंग जनरेट हुई थी, तो मेरे हिसाब से जो मॉडर्न स्कूल ऑफ पेंटिंग है इसके साथ अभनिंदर नाथ जी हैं जो ये एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है, विद विच डांस फॉर्म, तो रुक्मणी देवी जो है और मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई वो भरतनाट्यम डांस से संबंधित हैं। जात्रा, तमाशा और नौटंकी जो है ये ड्रामा की फॉर्म है, 77 का फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। 78th क्वेश्चन क्या है कि पागल घोड़ा ऑफ सरकार, हयावदन ऑफ कर्नड एंड घासीराम कोतवाल ऑफ तेंदुलकर, ये सारे क्या हैं, ये मॉडर्न ड्रामाज हैं जो कि डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है, कैपेबिलिटी अप्रोच टू डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विद, इसमें आपको बताना है कि कैपेबिलिटी अप्रोच जो है वो किससे, देखिए इसको इंट्रोड्यूस करवाया था अमर्त्य सेन ने, और ये फ्रीडम टू चूज ये दर्शाती है, और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ये इसका मोटिव है ह्यूमन डेवलपमेंट, तो ऑल ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, तो ह्यूमन सिक्योरिटी की जो कंसेप्ट है 80th क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है कि इट इनकम्पसेस इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी ठीक है। अगला जो है 1994 की जो एनुअल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट थी इसने फॉरवर्ड की थी, ये भी ठीक है। इससे नेक्स्ट भी ठीक है, तो इसका ऑल द अबव विल बी राइट आंसर, फोर्थ जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लीज इसको मार्क कर लीजिएगा। 81st क्वेश्चन क्या है, डैश इज अ चैंपियन ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, तो इसमें जो यूनेस्को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और रविंद्रनाथ टैगोर, ऑल ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर। 82nd क्या है, द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ 1972 वाज द फर्स्ट
was the first global initiative on global environment। तो ये जो थी कॉन्फ्रेंस इसकी वजह से ये सारी चीजें हुई थी और कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी इसने इंट्रोड्यूस करवाया, डिक्लेयर किया था जून 5 को। और ये बाकी फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन भी इसके रिगार्डिंग ट्रू है, तो ऑल द अबव विल बी राइट आंसर। तो ये भी याद रखना है आपको कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। हो सकता है कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 83rd क्वेश्चन, द ड्रेन थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाय। इस ड्रेन थ्योरी जो वो थी किसने फॉर्मुलेट की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84th, व्हेन डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑब्टेन दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का। उन्होंने राइट कब उनको मिला था, लेटर हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में उनको मिला था, 1757 के आसपास शायद। तो देखिए मतलब वो लेटर हाफ ऑफ 18th सेंचुरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है, इट इज अ प्रोमिनेंट हु इज अ प्रोमिनेंट लीडर ड्यूरिंग एक्सट्रीमिस्ट फेज। तो सबसे जो मुख्य थे वो थे इनमें बाल गंगाधर तिलक जी। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है, आपको बताना है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC वो कब बनी थी, 1920 में उसकी फॉर्मेशन हुई थी। तो 86 का जो आंसर होगा वो है 31 अक्टूबर 1920। तो 1920 विल बी द राइट आंसर। 87th क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है कि पंचशील का जो प्रिंसिपल है इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें जो पंचशील जो पॉलिसी थी जो किसने इंट्रोड्यूस की थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो उसके प्रिंसिपल्स थे, तो जो फोर्थ जो है म्यूचुअल एलिमिनेशन ऑफ वेपन एंड मास डिस्ट्रक्शन, ये उसका कोई जो है प्रिंसिपल नहीं था। बाकी तो इसके सिद्धांत थे, 5 प्रिंसिपल जो थे उसमें ये 3 तो आते हैं पहले वाले, लेकिन जो फोर्थ है ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो फोर्थ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है, the directive principles of state policy in the Indian constitution। तो they cannot be legally enforced और they are inspired by similar provision, ये भी ठीक है। enlisted in part 4 भी ठीक है। तो all the above will be right answer। 89th क्या है, what which are the countries जिन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल को स्टार्टिंग में साइन नहीं किया था, वो थी USA एंड ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ ऑप्शन जो है। 90th क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसके तीनों ही आंसर सही हैं। पॉल एच एप्पल पाई, गोपाल स्वामी अयंगर एंड ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ऑफ। पर इसकी जगह मेरे हिसाब से 1996 की जगह 1966 होना चाहिए था। इट में भी शायद हो सकता है मिसप्रिंट हुआ हो। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 इज भागीदारी प्रोजेक्ट। आपको बताना है कि जो दिल्ली में स्टार्ट हुआ, दिल्ली गवर्नमेंट ने किया, वो क्या है, वो गवर्नमेंट और उसकी जो वेरियस एजेंसीज हैं और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उनके बीच में ये पार्टनरशिप है। 91st का फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। 92nd क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ करेक्ट। आपको बताना है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर नहीं होती है या फंक्शन नहीं होता है वो आपको सिलेक्ट करना था। तो बाकी तो होते हैं, लेकिन वो जो फोर्थ ऑप्शन है कि प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं होती है भाई स्टेट बाउंड्रीज को रीऑर्गेनाइज करने की, ये पूरी पार्लियामेंट के पास पावर होती है। प्रेसिडेंट कैन नॉट अलोन डू दिस। तो फोर्थ जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 93rd क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड टू द राइज एंड कंसोलिडेशन ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म। तो इसका जो है मार्टिन लूथर, हेनरी 8 ऑफ इंग्लैंड एंड कैल्विन, सब जो है राइट आंसर है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका। 94th क्वेश्चन क्या है, राइज ऑफ मॉडर्न नेशनल स्टेट्स वो नेशन स्टेट्स वाज फैसिलिटेटेड बाय। तो ये जो है इट वाज फैसिलिटेटेड बाय, मेरे हिसाब से ऑल द 3 ऑप्शंस विल आर करेक्ट। सो फोर्थ ऑल द अबव विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 95th, कॉल फॉर डू और डाई, करो या मरो का जो नारा है वो गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान दिया था। तो थर्ड जो है भारत छोड़ो आंदोलन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 96 तो पूछा गया था आपको कि डेवलपमेंट के इंडिकेटर कौन होते हैं। देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी और जो पर कैपिटा इनकम है ये तो इसके सीधे तौर पर है। और एजुकेशन जो है ये भी डेवलपमेंट का इंडिकेटर है। और एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट होगा तो भी ये डेवलपमेंट को लीड करेगा। तो इंडिकेटर्स इसके कौन से हो जाएंगे, A B C एंड D ऑल। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा।
आपका 97th क्वेश्चन क्या है, वन स्टेटमेंट गिवन बिलो इज नॉट करेक्ट। फाइनेंस कमीशन के बारे में एक स्टेटमेंट सही नहीं है, आपको बताना है कि वो कौन सी है। वो है फोर्थ, कि फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं सारी स्टेट्स के, वो इसके मेंबर होना जरूरी नहीं है कि इसके मेंबर होंगे, तो वो इसकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। 98th क्वेश्चन क्या था कि सिग्निफिकेंट चेंज इन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी वाज एविडेंट इन डैश विच लेड एम्फेसिस ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो ये था 7th 5 ईयर प्लान, जिसने अंडरमाइन किया था पब्लिक सेक्टर एंड लिबरलाइज्ड इंपोर्ट्स को, और इसने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे फोकस किया था। 99th क्वेश्चन क्या है कि हैवी इंडस्ट्रीज के साथ आपको बताना है कौन एसोसिएटेड है, तो वो है पीसी महालनोबिस, जो प्रफुल्ल चंद्र जी जो हैं वो इसके साथ एसोसिएटेड हैं, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन जो था एग्जाम का वो था द रिनाइसेंस इन यूरोप लेड टू द फॉलोइंग चेंजेस, कि पुनर्जागरण जो हुआ यूरोप में उसकी वजह से क्या क्या बदलाव आए। तो इसका ऑल द अबव जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, कि सारे ही चेंजेस उसमें आए थे। सेपरेशन ऑफ साइंस एंड रिलीजन एंड एमरजेंस ऑफ मॉडर्न यूनिवर्सिटीज, और रेशनलिज्म और इम्पेरिकल फॉर्म्स की जो थी वो नॉलेज, ये दोनों उसमें ही डेवलप हुई थी। तो ऑल द अबव जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ही भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और स्टे कनेक्टेड टू द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।